हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका बीएससी प्रो क्लासेज में। लास्ट जो हमारा लेक्चर था, हमने उसमें देखा कि किस प्रकार से हमारी जो मैकेनिक्स है उसका यूज हम डेली लाइफ में अपन लेते हैं। ठीक है। अब उसका हमने कई जगह पर उसको डिवाइड भी किया था और अलग अलग उसके हमने क्लासिफिकेशन करके देखा था। ठीक है। आज हमारा जो लेक्चर है वो हमारा डेडिकेटेड रहेगा यूनिट नंबर फर्स्ट की स्टार्टिंग के लिए। आज हमारी यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसको अपन क्या करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। तो देखो अपने पास जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, अब अपन बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, जीरो से बिल्कुल लेके चलेंगे जिससे आपको कठिनाई ना हो चीजों को समझने में। ठीक है। कुछ बच्चों को बहुत सारी चीजें पहले से आती हैं और कुछ को नहीं आती है, तो आप एक बार धैर्य रखना थोड़ा सा और चीजों को अपने समझने का धीरे धीरे प्रयास करेंगे। ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम अपन लेके चल रहे हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। तो अपने पास जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका जो नाम है, यूनिट फर्स्ट। हो सकता है कई यूनिवर्सिटी में यूनिट नंबर सेकंड हो, तो आप वो मैनेज कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है। तो इसका जो नाम है वो है अपने पास फिजिकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ रेफरेंस। ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये अपने पास क्या है, जो यूनिट है उसका नाम है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है अपने मैकेनिक्स का, ऐसे मान लो अपन अब एंटर कर रहे हैं मैकेनिक्स में, फिजिक्स में। इसको हिंदी में बोलेंगे अपन भौतिक नियम एवं निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र, ये है अपने पास चैप्टर का नाम। ठीक है। तो ये भी आप सुंदर तरीके से एक बार लिख लीजिए, बिल्कुल प्रॉपर वे में अपन लिख के चलेंगे। क्योंकि देखो बीएससी है ना आपकी, जो बीएससी, अब बीएससी का जो एग्जाम है वो थ्योरेटिकल एग्जाम जब अपन देंगे तो थ्योरी भी लिखनी है उसको अपन। और थ्योरी अपन को कैसे लिखनी है, प्रॉपर वे में लिखनी है, प्रॉपर वे में। यानी कि आप विस्तार पूर्वक, अब आप क्या है, बच्चे नहीं रहे हो 11 12 की तरह, आप ग्रेजुएशन में आ गए हो, बीएससी में आ गए हो, तो बीएससी में आपको चीजें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करनी होंगी। ठीक है। जैसे टीचर एक्सप्लेन करते हैं वैसे आपको एक्सप्लेन करनी होगी, छोटी छोटी बातें। बिल्कुल। ठीक है। और हर चीज को विस्तार पूर्वक समझाना है, क्योंकि अब आप क्या आ गए हो, ग्रेजुएशन में आ गए हो, बीएससी में आ गए हो, अब आप बच्चे नहीं हो। ठीक है। तो आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। तो देखो इसकी अब जब हम शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट में जब शुरुआत करते हैं तो आपकी शुरुआत होती है कहाँ से, मोशन एंड रेस्ट स्टेज से। तो अपनी जो टॉपिक है वो आज रहेगा क्या, मोशन एंड रेस्ट स्टेट। सर जी ये क्या चीज है, तो इसको हिंदी में देख लेते हैं अपन, गति एवं रेस्ट को क्या बोलते हैं अपन, विराम, रुकना, विराम अवस्था। सबसे पहले जब अपन गति की पढ़ते हैं, मैकेनिक्स पढ़ते हैं, यांत्रिकी पढ़ते हैं, यांत्रिकी में हमें गति एवं विराम अवस्था का ध्यान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है। शुरुआत यहीं से होती है चीजों की। ठीक है। अब देखो भैया, दो शब्द यहाँ पर, एक तो है मोशन स्टेट एंड रेस्ट स्टेज, ये दो अवस्था हैं, स्थितियां हैं। ठीक है। अपने पास क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी क्या है, अब देखो मैंने क्या बोला था, हर चीज को अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे फिजिक्स में। कोई आदमी हो, ट्रक हो, बस हो, एरोप्लेन हो, सबको क्या बोल के चलेंगे अपन, ऑब्जेक्ट बोल के चलेंगे यहाँ पर। ठीक है। एक पार्टिकुलर नाम दे दिया अपन ने, ऑब्जेक्ट। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, सपोज करो अपने पास कोई बस है या कोई व्यक्ति है, ये स्टार्टिंग में यहाँ है, स्टार्टिंग में यहाँ है, बैठा है चुपचाप, और समय है उस टाइम, इसकी पोजीशन है। अपन जब स्थिति को जब अपन बताते हैं, इसकी स्थिति, स्थिति को, या फिर पोजीशन, स्थिति को क्या बोलते हैं, पोजीशन। जानते हो आप, 11th में खूब पढ़ा है।
तो कोई आदमी कहाँ पड़ा है, जैसे कोई आदमी यहाँ पड़ा हुआ है, सपोज करो स्टूडियो में पड़ा है हमारे, या फिर कहीं पर भी पड़ा है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, उसकी स्थिति कहाँ है भाई, कहाँ है उसकी स्थिति, तो कुछ तो बोलेंगे उसको। तो सपोज करो मैंने बोल दिया कि भाई साहब ये अपने x बराबर 1 पर है। कहाँ पर है, x बराबर 1 पर है, x बराबर 1 पर है, और उस टाइम स्टार्टिंग है, टाइम है, तो टाइम t क्या है, t बराबर 0 स्टार्टिंग है, t बराबर 0। जब भी अपन t बराबर 0 मानकर चलते हैं ना, टाइम t बराबर 0, उसका मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये अगर ये बॉल है, ये जो बॉल है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो चुपचाप यहाँ पर बैठी है, चुपचाप यहाँ पर बैठी है, इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है एक्स, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ में। टाइम टी बराबर 0 हो गया, टी बराबर 1 हो गया, टी बराबर 2 हो गया, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये चुपचाप यहीं पर बैठा है, चुपचाप यहीं पर बैठा है, इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर टाइम के साथ पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम रेस्ट स्टेट। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ये जो वस्तु है ये कैसी है, विराम अवस्था में है, चुपचाप बैठी हुई है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन क्या, विराम अवस्था, विराम अवस्था। ये बात है हिंदी मीडियम वालों, विराम अवस्था, रेस्ट स्टेट। विराम अवस्था को स्थिर अवस्था भी बोल सकते हैं, अगर कोई कहना चाहे कि स्थिर अवस्था, हाँ, डाउट नहीं होना चाहिए, स्थिर अवस्था, अलग अलग नाम है, नाम का क्या है, सही बात। कब, यदि वस्तु की स्थिति में, स्थिति स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, विराम अवस्था किसको बोलेंगे, रेस्ट स्टेट, रेस्ट स्टेट किसको बोलेंगे हम, यदि हमारे पास जो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वो उसकी जो टाइम, उसकी जो स्थिति है, उसकी जो पोजीशन है, उसमें टाइम के साथ कोई भी चेंज ना हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ गई भाई सब बात, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, रेस्ट स्टेट को बोलेंगे इफ देयर इज नॉट एनी चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to time, then that is called rest state। क्या कहेंगे इसको हम, रेस्ट स्टेट कहेंगे। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है किसकी, गति अवस्था की, गतिक अवस्था की। दूसरी कौन सी है, गतिक अवस्था, तो दूसरी हेडिंग डाल लो, दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी अपने पास, दूसरी बात कौन सी है, गति अवस्था की, मोशन स्टेट। इसको बोलेंगे अपन गति अवस्था, या कुछ लोग इसको गत्यावस्था भी बोल देते हैं, संधि कर देते हैं इसकी। ठीक है, गत्यावस्था भी इसको बोल देते हैं कुछ लोग। तो देखो गत्यावस्था क्या हो जाएगी, जब हमारे पास जो बॉल है, जो हमारे पास जो बॉल थी, ये जो बॉल थी, ये जो बॉल हमने ली थी, ये जो हमने बॉल ली थी, ये बॉल है, ये t बराबर 0 पर, x बराबर कहाँ पर है, सपोज करो 1 पर है, और ये जो बॉल दोबारा कुछ देर बाद, कुछ देर बाद कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, थोड़ी दूर आ गई। कब है, t बराबर सपोज करो 5 सेकेंड में, t बराबर 5 सेकेंड में ये कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। सपोज करो मैंने मान लिया कि मेरी जो पोजीशन है वो अब क्या हो गई,
एक्स दिशा में जो मेरी पोजीशन है वो क्या होगा, यहाँ पर सपोज करो कि 5 मीटर आ गया, 5 मीटर। तो बताओ, टाइम के साथ टाइम तो चेंज हुआ, जो हुआ उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई, उसकी क्या हो गई, पोजीशन भी चेंज हो गई, स्थिति में परिवर्तन आ गया। क्या आ गया, स्थिति में परिवर्तन आ गया। तो इस स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है इसको बोलते हैं अपन क्या, गति। क्या होती है, गति, मोशन। आई बात समझ में, मोशन क्या है, मोशन क्या है, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन। 11वीं में खूब पढ़ाया आपने, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, ठीक है। तो अपन बोलेंगे किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को परिवर्तन को गति कहते हैं। अब ये गति है कई प्रकार की हो सकती है, घूर्णन गति है आपकी, स्थानांतरण गति है आपकी, ठीक है। तो इस प्रकार की बहुत सारी आपकी वृत्ताकार गति है, अलग अलग हो सकती है, जिसमें क्या हो रही है, हमारे पास स्थिति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इफ क्या है मोशन, इंग्लिश में अगर इसको लिखे तो चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड क्या कहेंगे, मोशन। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, मोशन कहेंगे। आपके नोट्स को सुंदर बनाने के लिए अपन ने ये लाइन लिखवा दिया आपको, ठीक है। या फिर बोलते हैं पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम, ऐसे बोल दो इसको। तो ये हो गया अपने पोजीशन भी, पोजीशन चेंज विद टाइम, पोजीशन चेंज विद टाइम, तो इसको बोलेंगे क्या अपन, इसको बोलेंगे गति। ठीक है सर जी, अब इन गति अवस्था और इनका बताने का क्या कारण था, इनका भी कारण है, इनका भी बताएंगे हम। इसका कारण ये है, आप एक बार उसको नोट कर लीजिए। इसका कारण ये है कि अब हम ये जो गति है ये भी दो प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। ये जो गति है ये भी दो प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। देखो, एक आदमी होता है, एक आदमी होता है जो इन सब चीज़ों को देख रहा होता है, इन सब चीज़ों को देख रहा होता है, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर, यानी कि प्रेक्षक बोलते हैं उसको। ऑब्जर्वर देखा है ना, जो ऑब्जर्वेशन करता है। तो एक होता है क्या, प्रेक्षक, प्रेक्षक बोलते हैं इसको, हिंदी में प्रेक्षक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं किसी को ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वर होता है ये क्या करता है, देखने का काम करता है। क्या करता है, देखने का काम करता है, ठीक है। अब इसको, ये जो ऑब्जर्वर है यही देखता है और यही बोलता है कि भाई ये वस्तु बैठी है यहाँ पर चुपचाप। अगर कोई आदमी देख रहा होगा यहाँ पर, ये आदमी है सपोज करो, ये खड़ा है यहाँ पर, तो ये देख रहा था इसको, ये इसको देख रहा था, इसी को तो ये लगा कि ये चुपचाप बैठी है या भाग रही है या दौड़ रही है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या अपन, ऑब्जर्वर। इसी को बोलते हैं क्या अपन, प्रेक्षक, ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन जो बताई जाती है किसके द्वारा बताई जाती है, ऑब्जर्वर के द्वारा बताई जाती है, प्रेक्षक के द्वारा बताई जाती है। ठीक है, अब ऑब्जर्वर के द्वारा जो ये गति है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर है ना, जो बताने वाला है, जो बताने वाला है, उसके आधार पर, उस बताने वाले के आधार पर हमारे पास जो ये गतियां होती हैं, एक तो गति अवस्था और एक विराम अवस्था, ये दो प्रकार की होती है। कैसी होती है, दो प्रकार की होती है। पहला, प्रेक्षक के आधार पर, अपन लिख सकते हैं कि प्रेक्षक के आधार पर गति अवस्था व विराम अवस्था, विराम अवस्था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर द
या फिर लिख दो, का दांतों नहीं लगेगा यहाँ पर लिख दो टाइप ऑफ रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, पहला होता है अपने पास एब्सोल्यूट। कितने टाइप का होता है? एब्सोल्यूट। अब ये जो प्रेक्षक होता है ना, प्रेक्षक दो प्रकार का होता है, प्रेक्षक बताने वाला, प्रेक्षक बताने वाला। के बताने वाला के आधार पर, बताने वाले के आधार पर दो प्रकार के हमारे पास क्या होती हैं, एक तो गति अवस्था होती है और एक विराम अवस्था होती है। गति अवस्था और विराम अवस्था, रेस्ट एंड मोशन। पहला होता है अपने पास एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यानी कि निरपेक्ष। निरपेक्ष, तो निरपेक्ष क्या हो जाएगी? निरपेक्ष गति, और दूसरा क्या हो जाएगा? निरपेक्ष, ऐसे लिखते जाना आप, निरपेक्ष क्या हो जाएगा? निरपेक्ष विराम अवस्था। गति अवस्था। सही बात है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको बोल देंगे अपन क्या? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मोशन। और एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट। ठीक है, अब देखो इनके बारे में बात करते हैं अपन कि निरपेक्ष गति क्या होती है और निरपेक्ष विरामावस्था क्या होती है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा जो भाग आएगा, इसका दूसरा जो भाग आएगा उसको बोलते हैं अपन क्या? सापेक्ष। क्या बोलते हैं? सापेक्ष, रिलेटिव। रिलेटिव में भी ऐसे दो भाग हो जाएंगे इसके, रिलेटिव। अब रिलेटिव का भी क्या बोलते हैं इसके हिंदी में? बोलते हैं अपन क्या? सापेक्ष। क्या बोलते हैं? सापेक्ष, हिंदी में बोलते हैं इसको। और इसके भी प्रकार की हो जाएगी क्या? सापेक्ष गति और सापेक्ष विराम अवस्था। क्या क्या होती है बता रहा हूं अभी, क्या क्या होती है अभी बता रहा हूं। ठीक है, ये हो गए अपने पास। इसको बोलते हैं अपन रिलेटिव मोशन। इसको बोलेंगे अपन रिलेटिव रेस्ट। बात खत्म। अब देखो ये क्या क्या होती है। एक तो होती है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है हमारे पास कोई एक ऐसी जगह या ऐसी वस्तु या फिर कोई ऐसा पॉइंट, इस संसार में कोई भी ऐसा पॉइंट जो कैसा हो? बिल्कुल स्थिर हो। कैसा हो? बिल्कुल स्थिर हो। सपोज करिए वाला पॉइंट स्थिर है, हमेशा के लिए स्थिर हो, और इसके 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 आधार पर, इसके आधार पर हम और चीजों की गति का क्या करें? अध्ययन करें। यानी यहां से देखकर हम कहें ये बिल्कुल स्थिर मान लिया मैंने, बिल्कुल कैसा है? स्थिर है, बिल्कुल रेस्ट में है ये। और इसके आधार पर फिर हम देखेंगे, इस यहां से देखेंगे सारी गतियों को कि कौन सी गति कैसे हो रही है, कौन सी गति कैसे हो रही है। यानी देखो, मैं आपसे बोल रहा था ना कि ये बॉल है और ये यहां से यहां पहुंच गई, तो ये बता कौन रहा था? कोई देखने वाला बता रहा होगा, या तो आप या मैं या कोई यहाँ पर बैठा होगा, वही तो बता रहा होगा। अब ये जो बताने वाला है ना, ये बताने वाला अगर ये रेस्ट में हो, ये कैसा हो? रेस्ट में हो हमेशा के लिए, रेस्ट में हो। क्या हो? हमेशा के लिए रेस्ट में हो, विराम अवस्था में हो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। तो इसको क्या कहेंगे हम? निरपेक्ष। इसको क्या कहेंगे अपन? निरपेक्ष। यानी कि इसका, इसके आधार पर, इसके आधार पर सारी गतियों को क्या करें हम? अध्ययन करें। आगे बात समझ में? कोई भी वस्तु निरपेक्ष स्थिति में कब होगी? जब इसकी मतलब उस, ये जो वस्तु है हमारे पास, इसके सापेक्ष जितनी भी हमारे पास गतियां हैं उनका क्या करें हम? प्रेक्षण करें। कहां पर बैठ करके? यहां पर बैठ करके। तो इसको बोलेंगे अपन क्या? निरपेक्ष। क्या बोलेंगे? निरपेक्ष। लेकिन अगर हम यहां से अगर हम किसी गति का अध्ययन करते हैं रेस्ट से, तो उसको बोलेंगे अपन, अगर एब्सोल्यूट इंग्लिश में बोलते हैं इसको एब्सोल्यूट। और इसके आधार पर, इसके आधार पर हम किसी मोशन का स्टडी करें, किसी भी गति का अध्ययन करें, तो उसको बोलेंगे अपन क्या? निरपेक्ष गति या फिर निरपेक्ष विरामावस्था। निरपेक्ष या फिर एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन।
आगे बात समझ में। चलो दूसरी बात। अब भैया ये कि निरपेक्ष होता क्या है, निरपेक्ष ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा के लिए कैसी हो, रेस्ट हो। इस पूरे संसार में, इस पूरे संसार में सपोज करो ये पूरा विश्व है, यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है, कोई भी चीज विराम अवस्था में नहीं है। कहां पर, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज या फिर कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट कैसी नहीं है, रेस्ट में नहीं है। सब गति कर रहे हैं, सब मोशन कर रहे हैं। ठीक है, देखो आप अगर बोलते हो कि यहां पर ये अर्थ है, ठीक है, तो ये अर्थ है, जो ये धरती है हमारे पास ब्रह्मांड में, धरती, और ये क्या है अपने पास तारे हैं, बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे तारे हैं। तो ये सब इनमें से कोई भी, धरती भी अपने एक्सिस पर घूम रही है, पृथ्वी अपने अर्थ है वो भी अपने एक्सिस पर घूम रही है, अपने चारों ओर वृत्ताकार, सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार या फिर दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति कर रही है ये भी। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें कोई भी रेस्ट में नहीं है। अपने पास यहाँ तक जो तारे हैं, जिनको अपन बड़े बड़े तारे हैं, स्टार्स हैं, वो भी रेस्ट में नहीं है। ब्रह्मांड क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो वहां पर कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। यानी कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है, इसको अपन कह सकते हैं कि कोई भी चीज हमारी निरपेक्ष या एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अगर एब्सोल्यूट कोई चीज है ही नहीं, एब्सोल्यूट कोई चीज है ही नहीं, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो गति या निरपेक्ष गति है, ये कैसी है, फिर हमारे पास केवल एक क्या है, इमेजिनेशन है। क्या है, इमेजिनेशन है, केवल कल्पना मात्र है। क्या है, केवल कल्पना मात्र। ठीक है, निरपेक्ष विराम अवस्था भी क्या है, केवल कल्पना मात्र है। क्या है, कल्पना मात्र है। देखो एक एग्जांपल देते हैं। सपोज करो आप यहां पर खड़े हो, आप यहां पर खड़े हो, जमीन पर खड़े हो, ये खड़े आप। ठीक है, आप यहां पर खड़े हो, और ये क्या है, ये क्या है, यहां पर एक पेड़ है। क्या है, एक ट्री है। ठीक है, ट्री आ गया। तो ये ट्री आपके लिए ट्री कैसा है, रेस्ट में दिख रहा है, आपके लिए रेस्ट में दिख रहा है। ठीक है, आप यहां पर चुपचाप खड़े हो और ये भी चुपचाप खड़ा है। आप बोल सकते हो भैया साहब, भाई साहब ये तो रेस्ट में है। कैसा है, ये तो रेस्ट में, विराम अवस्था में है। कैसा है, विराम अवस्था में है। सही बात। लेकिन आप दूर से जब जाकर देखोगे, चंद्रमा पर जाकर देखो आप, या फिर और आकाश में जाकर देखो आप, स्पेस में जाकर देखोगे, तो आप देखोगे पूरी धरती ही घूम रही है, और धरती के साथ ये दोनों भी घूम रहे हैं, धरती के साथ ये दोनों भी घूम रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एब्सोल्यूट तो है नहीं, एब्सोल्यूट तो है नहीं। एब्सोल्यूट होता तो ये कैसा दिखता, ऊपर से भी स्थिर दिखाई देता, ऊपर से भी कैसा दिखाई देता, स्थिर दिखाई देता। तो इसको बोलते हैं अपन क्या, एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट रेस्ट भी पॉसिबल नहीं है, निरपेक्ष विराम अवस्था भी संभव नहीं है। तो ये भी कैसा है, हमारे पास इमेजिनेशन है, केवल कैसी है, कल्पना मात्र है। केवल ये अपने पास बोलते हैं ना, सपनों वाली बात है ये, तो कोई भी हकीकत वाली बात नहीं है, केवल ये विचार है हमारे पास, अवधारणा है। तो ये कैसी है, कि इमेजिनेशन है। अब बात आती है तो हकीकत क्या है भाई साहब। तो हकीकत होती है अपने पास क्या, सापेक्षता। क्या होती है, सापेक्षता, जिसको बोलते हैं अपन क्या, रिलेटिव। तो अगर हमारे पास किसी के सापेक्ष अगर अपन देखें, तो इसको बोलेंगे अपन क्या, सापेक्ष गति। अगर गति के बारे में बात करें तो सापेक्ष गति, और विराम अवस्था की बात करें तो सापेक्ष विराम अवस्था। यानी कि एक वस्तु, हमारे पास सपोज करो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो ए है, ये खड़ा, ठीक है, और एक क्या है अपने पास, बी है। क्या है, बी है। सही बात है, ए और बी है। ठीक है, तो अपन अपन क्या बताएंगे, इस बी की अपन को क्या बतानी है, स्थिति बतानी है। इस बी की क्या बतानी है अपन को, स्थिति बतानी है कि बी क्या खड़ा है, यहाँ पर चुपचाप खड़ा है। क्या खड़ा है, यहाँ पर स्थिर है, रेस्ट में है। तो ये बात हम नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि ए के सापेक्ष, अगर इस ए को दिखाई दे रहा है ना, इस ए को दिखाई दे रहा है, ये रेस्ट में है, तो अपन बोलेंगे कि भैया ए के सापेक्ष बी विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है। डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलेंगे ये विराम अवस्था में, नहीं। ए के सापेक्ष, जब ए को दिखाई दे रहा है, ए कह रहा है ऐसा कि ये विराम अवस्था में, हो सकता है दूसरा अगर कोई देख रहा हो उसको ये रेस्ट में ना लगे, लेकिन ए को क्या लग रहा है, ये बी रेस्ट में लग रहा है। तब हम कहेंगे क्या, कि भाई साहब ए के सापेक्ष बी कैसा है,
विराम अवस्था में। विराम अवस्था मतलब कि ए के सापेक्ष बी की जो स्थिति है, बी की जो पोजीशन है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ये जो अगर इन दोनों की स्थिति बता दूं मैं आर वेक्टर, तो इनकी जो स्थिति है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो तब हम इसको कहेंगे क्या कि ए के सापेक्ष बी विराम अवस्था में है। बी इज इन रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू ए। आई बात समझ में? क्या बात समझ में आई कि इस ए के सापेक्ष बी कैसा है, विराम अवस्था में। इसको बोलते हैं क्या, सापेक्ष गति या सापेक्ष विराम अवस्था, सापेक्ष विराम अवस्था। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल, पहला एग्जांपल लेते हैं अपन, अर्थ ले लेते हैं। तो जमीन पर अपन देखते हैं कि अपन क्या, ये धरती है, ठीक है, धरती पर आप कहीं खड़े हो, ये अर्थ गोल गोल है अपने पास अर्थ। तो अर्थ पर क्या है, सपोज करो एक क्या खंबा है, पोल ले लेते हैं अपन, खंबा है और जमीन है। जमीन पर आप देखो, जब जैसे जैसे आप चलोगे, जैसे जैसे आप चलोगे, ये खंबा है, ठीक है, और आप ये यहाँ पर खड़े हो, ये खंबा है, ये खंबा है, ठीक है, ये पोल है, क्या है, पोल, इलेक्ट्रिक पोल जिसको बोलते हैं। लाइट का खंबा नहीं होता, बिजली का खंबा। ये खंबा है, ये यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। तो आपका, आपके रेस्पेक्ट में, सपोज करो आपका नाम ए है, तो इस ए के रेस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट में है। ए के सापेक्ष, इस ए के सापेक्ष ये जो खंबा है, खंबा कैसा है, विराम अवस्था में है। कैसा है, विराम अवस्था में है, ठीक है। आप जब ट्रेन में जा रहे होते हैं, आप जब ट्रेन में जा रहे हुए हैं, तो आप ट्रेन में बैठे हो, आप तो आगे की साइड जा रहे हो, आप तो सपोज करो इस साइड में जा रहे हो, लेकिन आप देखोगे आपके जो साइड में जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे वो कहाँ जा रहे होते हैं, पीछे की ओर जा रहे हुए होते हैं, पीछे की ओर जा रहे होते हैं। तो उस अवस्था में क्या होता है, आप खुद तो रेस्ट पे होते हो, आप खुद तो स्थिर होते हो, लेकिन ये जो वस्तुएं हैं ये पीछे की ओर आपको जाती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो किसके सापेक्ष, आपके सापेक्ष जा रही है वो। भाई यहाँ पर कोई पेड़ था, हाँ, ये ट्रेन ऐसे जा रही है आपकी इधर साइड में, ठीक है, पेड़ यहाँ पर खड़ा था, पेड़ तो यहाँ पर था, ठीक है। तो आप यहाँ पे बैठे हो ना, आप इधर जा रहे हो, तब आपको ये इधर जाता हुआ दिखेगा। हकीकत में तो वो चुपचाप वहीं पर है, पेड़ तो वहीं पर है, लेकिन आप जा रहे थे, क्या जा रहे थे, आप जा रहे थे, आप किस में थे, मोशन में थे, आप रेस्ट में नहीं थे। इसलिए आपको ये पौधा क्या, आप कैसे थे, आप खुद को रेस्ट में मान रहे थे, आप खुद को तो क्या मान रहे थे, रेस्ट में। भैया मैं तो चुपचाप बैठा हूँ गाड़ी में, ये पेड़ ही पीछे जा रहा है, ये पेड़ ही कैसे जा रहा है, पीछे जा रहा है। लेकिन हकीकत में क्या था, आपके सापेक्ष, आपके सापेक्ष, आप जिस ट्रेन में जा रहे थे, आपके सापेक्ष, आपके सापेक्ष ये पौधा कैसा है, गति में, कैसा है, मोशन में। आगे बात समझ में? क्योंकि आप चल रहे थे, इस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा था। हकीकत में तो पेड़ तो वही है, पेड़ थोड़ी ना गया कहीं पर, आप गए हो वहां से होकर, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास रिलेटिव मोशन, इसको बोलते हैं क्या अपन, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति। आगे बात समझ में, सापेक्ष गति। अब देखो, अब बात आती है हमारे पास, जो मेन चीज होती है वो होती है निर्देश तंत्र की। ये तो थी अपने पास बच्चों वाली बात है, ये तो आपने 11th में भी पढ़ी थी, इनका कोई इतना ज्यादा काम नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब अपने पास जो हेडिंग आती है वो आती है किसकी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र, ठीक है। अब देखो यार, निर्देश तंत्र क्या होता है, कोई ये यहाँ पर कोई आदमी है, ये खड़ा, अब ये जो आदमी है ना, ये जो आदमी, अब आपको क्या बतानी है इसकी, ये कहाँ है, आपसे पूछेगी ये आदमी कहाँ है। आप जब गूगल मैप में देखो तो आप बोलोगे कि आपकी लोकेशन भेजो भाई साहब, कहाँ है, इसकी लोकेशन है, तो उसकी जो पोजीशन है, आपको उसकी पोजीशन बतानी है। तो इस आदमी की, इस आदमी, सपोज करो ये जो आदमी है, इसकी अपन को क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है, इस आदमी की पोजीशन बतानी है। तो इस आदमी की पोजीशन बताने के लिए, इस आदमी की या किसी ऑब्जेक्ट की या किसी पार्टिकल की
या किसी वस्तु की अवस्था या स्थिति बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक निर्देश तंत्र की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? निर्देश तंत्र की जरूरत होती है। तो निर्देश तंत्र क्या करता है? इस आदमी की क्या बताएगा? हमें पोजीशन बताएगा कि ये भाई साहब इतनी दूर है। आपने बोला ये आदमी है यहां पर है, कहां पर है? आपसे कितनी दूरी पर है? आपने बोला वो 3 मीटर की दूरी पर है। किससे 3 मीटर दूर? मुझसे 3 मीटर दूर, आपसे 3 मीटर दूर, या किसी बाहर वाले से 3 मीटर दूर। तो कोई ना कोई उसके लिए रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। कोई ना कोई उसके लिए रेफरेंस पॉइंट या संदर्भ बिंदु होना जरूरी है। तो हम क्या मान लेते हैं कि भाई साहब कोई इस प्रकार से कोई निर्देश तंत्र मान लेते हैं। अब ये तो कार्तीय था। कार्तीय निर्देशांक पद्धति अपन ने पढ़ी है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति, कार्तीय निर्देशांक पद्धति पढ़ी होगी आपने। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पर एक्स होता था, यहाँ पर वाई होता था, यहाँ पर जेड होता था। ठीक है। अब इसके ओरिजिन पर ये जो क्या है, इसका मूल बिंदु है ओरिजिन। यहाँ पर हमने एक आदमी को बैठा दिया, इस आदमी को बैठा दिया। अब ये आदमी खुद बोलेगा कि ये आदमी भाई साहब यहाँ से मुझसे, ये हो गया ओ और पी दूरी, तो ओ पी दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? ओ पी दूरी पर है। किससे? मुझसे ओ पी दूरी पर है, यह आदमी बोलेगा। तो ये जो सिस्टम हमने बनाया है, ये जो सिस्टम हमने बनाया है कार्तीय निर्देशांक पद्धति में, इसको बोलते हैं अपन क्या? निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं इसको? निर्देश तंत्र। अब चूंकि ये कार्तीय निर्देशांक पद्धति, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें लिया है हमने, तो इसको बोले क्या अपन? क्या? कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? कि निर्देश तंत्र वो काम क्या करता है? निर्देश तंत्र क्या करता था? मैं पोजीशन बताता है। क्या बताता है? एक ऐसा सिस्टम, या फिर ऐसा सिस्टम ही बोल दो इसको, या फिर ऐसा कोई रेफरेंस बोल दो कि ऐसा सिस्टम जो हमें गति के या पोजीशन के बारे में क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। ठीक है। या फिर बोलते हैं ए सिस्टम विच डिस्क्राइब अबाउट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो ऐसे लिख सकते हैं, निर्देश तंत्र बोलेंगे ए सिस्टम विच डिस्क्राइब about the position of object। एक ऐसा सिस्टम या ऐसा निकाय या ऐसा तंत्र जो हमें वस्तु की स्थिति को व्यक्त करता है। वस्तु की स्थिति को क्या करता है? व्यक्त करता है। उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इसके इसके जो ओरिजिन होता है, उसका जो ओरिजिन होता है, मूल बिंदु जो होता है, इस पर हम किसको मानते हैं? प्रेक्षक को मानते हैं, ऑब्जर्वर को मानते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? ऑब्जर्वर को बैठा दिया अपने। ऑब्जर्वर किसको बैठा दिया? यहां पर हमने ऑब्जर्वर को बैठा दिया। अब ये ऑब्जर्वर है, कहां पर बैठा है? मूल बिंदु पर, ओरिजिन पर बैठा है। ये बता रहा है हमारे पास कि मेरा जो पी पॉइंट है, यानी कोई व्यक्ति था जो यहां पर खड़ा था, वो कितनी दूरी पर है यहां से? ओ और पी दूरी पर। आगे बात समझ में? निर्देश तंत्र क्या करता है? क्या काम करता है? हमें पोजीशन के बारे में बताता है। पोजीशन के बारे में बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है। आई बात समझ में? एक बार इसको नोट डाउन कर लो। इसी को लिखना अभी तो है ना, ये कार्तीय निर्देशांक पद ये नहीं लिखना अभी, ये तो केवल समझाने के लिए था। ये सिस्टम विच डिस्क्राइब अबाउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी ये नहीं लिखना है अभी, ये तो केवल मैंने बताने के लिए बताया था, आपको समझाने के लिए। केवल ये लिखो, एक ऐसा तंत्र निकाय
जो किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करता है। अब इसको अपन एक आदमी बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई निर्देश तंत्र कुछ और नहीं है, एक आदमी है, एक आदमी है जो हमें बताता है किसी दूसरे व्यक्ति की पोजीशन को। बताने वाला ही तो हो गया, आदमी तो हो गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो एक बार फटाफट और आगे बढ़ते हैं। ये जो निर्देश तंत्र है इसका काम, इसको जो यूज लेता है वो कौन लेता है? ऑब्जर्वर। कौन लेता है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का काम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, अब अपने पास एक पढ़ा था अपन ने क्या, अभी लिखा था जो कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्टिशियन कोऑर्डिनेट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं इसको, कार्टिशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और भी होते हैं, 3 4 टाइप के होते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर इसको पढ़ेंगे केवल क्यों, क्योंकि सबसे इजी है। ठीक है, अब आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या होता था, आपके पास 3 एक्सेस होती थी। क्या होती थी? 3 एक्सेस होती थी आपके पास। एक तो ये, एक ये, और एक ये। ठीक है, एक ये 3 एक्सेस हो गई ना अपने पास, इसको अपन नाम देते थे क्या? एक्स, इसको वाई, और इसको जेड। और यहाँ पर होता था अपने पास ओरिजिन, यहाँ पर होता था अपने पास ओरिजिन। और तीनों आपस में एक दूसरे के क्या होती थी? परपेंडिकुलर होती थी। तीनों एक्सिस एक दूसरे के कैसे होती थी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को ऐसे तो लिखते हैं, आपस में लंबवत होती थी। ओ वाई और ओ जेड, ये काम होता था हमारे पास मैथमेटिक्स की भाषा में। ये आपस में एक दूसरे के कैसी हैं? तीनों, तीनों आपस में एक दूसरे से क्या बनाती हैं? 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, और कहाँ पर आकर मिलती हैं? ओरिजिन पर आकर मिलती हैं। तो ये तो इसको बोलते थे अपन क्या? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते थे इसको अपन? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन, कार्तीय निर्देश तंत्र। ठीक है, और ये तीनों भुजाएं कहाँ पर आके मिलती थी हमें? जीरो पर आके मिलती थी। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये कितने टाइप का होता है हमारे पास? 2 टाइप का होता है। एक तो राइट हैंडेड, ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। राइट हैंडेड यानी दक्षिणावर्ती। दक्षिणावर्ती का ये मतलब है, आप अपने राइट हैंड को लीजिए, राइट हैंड से आप कहाँ जाइए? एक्स, एक्स से वाई की ओर। एक्स से वाई की ओर, तो आपका जो अंगूठा है वो जेड की डायरेक्शन को दिखाएगा आपको बाहर की तरफ। जेड की डायरेक्शन दिखाएगा आपको बाहर की तरफ। तो दूसरा होता है अपने पास क्या? तो ये जो अपने पास है, ये कौन सा है? राइट हैंडेड है। कौन सा है? राइट हैंडेड, दक्षिणावर्ती है। ठीक है, बात आती है दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है अपने पास वामावर्ती। क्या होता है? वामावर्ती। इसको अपन क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, इसको अपन एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। ये कौन सा होगा अपने पास? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो नहीं बोलेंगे यार, हाँ दक्षिणावर्ती ठीक है। ठीक है, क्लॉकवाइज तो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। तो अपन एक क्या बना लेते हैं? दक्षिणावर्ती बना लेते हैं। उसका कोई, वामावर्ती का कोई ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी बना लेते हैं, आपको सुंदर दिखे इसलिए। ये अपने पास एक एक्सेस हो गई, और एक एक्सेस इसमें इधर होगी, और एक एक्सेस इसकी इस प्रकार से होगी। ठीक है, यानी कि इसमें जो एक्स है वो यहाँ जाएगा, वाई यहाँ है, और जेड आपका यहाँ पर मौजूद रहेगा।
ये हो गया अपने पास x, ये y और ये z। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन कौन सा, वामावर्ती या फिर लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन के लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब जब हम ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था हमारा, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था हमारा, इसमें से अपन एक को ही ले लेते हैं। आपने बना लिया होगा ये तो। इनमें से जब मैं किसी एक को पकड़ लेता हूं, किसको, ये इस वाले को, तो ये वाला अपने पास बन गया, ये रहा। इसको थोड़ा और सुंदर बना लेते हैं। हाँ, ये रहा। जब हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पकड़ते हैं, ये वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास, इधर क्या आ गया, एक्स आ गया, इधर वाई आ गया, उधर क्या आ गया, जेड आ गया। ये आ गया अपने पास एक फ्रेम, ये क्या आ गया अपने पास, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जब मैं यहां पर बैठ करके बात करूं, कहां पर बैठ करके, यहां पर बैठ कर बात करूं, अगर यहां पर, यानी इसके ओरिजिन पर, इसके ओरिजिन पर बैठ करके अगर कोई ऑब्जर्वर है, कोई ऑब्जर्वर है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर यानी मूल बिंदु पर बैठ करके, और किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताए, स्थिति को बताए, तो इसको अपन बोलेंगे, इस वाले ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र, आई बात समझ में। कार्तीय निर्देश तंत्र हो गया भाई साहब। अब इस कार्तीय निर्देश तंत्र में, इस कार्तीय निर्देश तंत्र में अपन क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं पी। क्या ले लेते हैं, पॉइंट पी। आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना अपने हिसाब से, जो जो आपको सुइटेबल लगे। यहाँ पर सपोज करो पॉइंट पी है, कोई आदमी बैठा है यहाँ पर पी, कोई पी पर्सन है यहाँ पर, जो यहाँ पर बैठा है पी। ठीक है, तो ये जो भाई साहब हैं, ये जो यहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, यहाँ पर जो भाई साहब बैठे हैं, ये इसके अनुसार, ये अनुसार, ये जो पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, आप बता सकते हो क्या 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 होंगे कोऑर्डिनेट, के कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर एक्स, वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, अकॉर्डिंग टू, या फिर इसको लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू ओ, क्या होंगे, आर, पी, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में बात कहाँ की है, ये तो आप जानते हो, पर बात क्या बोल रहे हैं अपन, ध्यान क्या देना है कि ये किसके रेस्पेक्ट में, इस ओ के रेस्पेक्ट में, ये जो पॉइंट है हमारा ओ, इसके रेस्पेक्ट में, ये जो ओरिजिन है इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास, एक्स वाई जेड। आपसे कोई पूछे, काम फर्स्ट हो गया, दूसरा काम क्या हो गया, यहां पर लिख सकते हो निर्देशांक, पी के ओ के सापेक्ष निर्देशांक, हिंदी मीडियम वालों, निर्देशांक क्या क्या हो गया अपने पास, पी एक्स वाई जेड, पी एक्स वाई जेड, बात खत्म। सही बात। दूसरी बात, अगर आपको इसका इसका पोजीशन वेक्टर लिखना हो, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर इसको लिख लेना साइड में, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू ओ, क्या होंगे बताओ, विद रेस्पेक्ट टू ओ अपने पास होंगे क्या, सपोज करो यहाँ पे एक अपन पोजीशन वेक्टर बना देते हैं,
एक पोजीशन वेक्टर बनाओ यहां से और यहां से। स्थिति सदिश ऐसे बनाते थे ना आप 12th में, तो इसका नाम क्या हो गया, ओ से पी, तो ओ पी, ओ पी वेक्टर ऐसे बना देते। और इसको अगर मैं नाम दूं आर वेक्टर तो कोई बुराई वाली बात है क्या? तो अपने पास क्या आ गया, आर वेक्टर बराबर ओ पी वेक्टर। वेक्टर है ये, क्या है, वेक्टर सदिश। इसको बोलेंगे क्या अपन, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। सही बात है क्या? इसको क्या बोलेंगे, स्थिति सदिश। ओ के सापेक्ष बिंदु पी का स्थिति सदिश क्या है, ओपी, आर वेक्टर। ठीक है, क्या है, आर वेक्टर। चलो भैया आगे बात करते हैं, तो थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। अब स्थिति सदिश आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर बराबर, अब देखो ये कौन सी है, एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन। तो जब अपन पोजीशन वेक्टर लिखते थे, अगर आपको याद हो, कंपोनेंट की फॉर्म में, कंपोनेंट के रूप में, घटकों के रूप में, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सही बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? हो गई अपने पास पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश आ गया आर वेक्टर। ठीक है, अब अगर ये जो पॉइंट है क्या कर रहा है, गति कर रहा है, भाग रहा है। इस आदमी को यहां पर बैठे हुए आदमी को ये भागता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, भागता हुआ, दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसमें क्या होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो अगर आपसे पूछे वेलोसिटी ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू, मैं नहीं कह रहा हूं, यह आदमी बोलेगा कि अगर ये भाग रहा है तो इसकी स्पीड कितनी होगी, तो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू, सापेक्ष गति हो रही है यहां पर, इसके इसके सापेक्ष गति कर रहा है ये भाग रहा है किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष। इसको लगेगा ये दूर जाता हुआ या भागता हुआ, तो क्या हो जाएगा यहां पर, वेलोसिटी ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ओ, विद रेस्पेक्ट टू ओ, क्या हो जाएगी, देखो क्या लिखेंगे यहां पर, पी का, यहां पर पी का ओ के सापेक्ष वेग। ठीक है, पी का ओ के सापेक्ष वेग, सही बात। औसत वेग लिख देते हैं अपन स्टार्टिंग में। तो औसत वेग के लिए देखो क्या करेंगे यहाँ पर, v बराबर, v बराबर, v बराबर औसत वेग लिख रहे हैं अपन, एवरेज, एवरेज भी लिख रहे हैं। ठीक है, एवरेज भी क्या हो जाएगा, देखो चेंज इन पोजीशन, क्या, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, इस स्थिति में परिवर्तन, ये जो हमारे पास स्थिति है, ये जो पोजीशन है उसमें परिवर्तन हो रहा होगा। क्या चेंज हो रहा होगा, ये यहां से कहीं दूसरी जगह आ गया होगा। चेंज इन पोजीशन विद टाइम, विद टाइम। तो ये क्या हो गया हमारे पास, औसत वेग, औसत वेग। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर ये जो अपने पास, अगर यहाँ पर अपन लिमिट लगा दें, यहाँ पर अगर हम लिमिट लगाएं, तो लिमिट और डेल्टा आर वेक्टर ओवर डेल्टा टी, और डेल्टा टी टेक्स टू जीरो। ये जो अपन लिखते हैं ना, लिमिट टी डेल्टा टी टेक्स टू जीरो, यानी टाइम क्या है, टाइम अंतराल जो चेंज है, टाइम है वो बहुत कम है, बहुत कम समय के लिए अपन बात कर रहे हैं। बहुत छोटे वाले परिवर्तन को अगर हम देखते हैं, तो फिर इसको अपन बोल देंगे क्या, अपन डी आर ओवर डी टी, डी आर ओवर डी टी। ठीक है, और इसको अपन बोलेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग। बच्चों वाला काम है, बच्चों वाला काम है। इसकी यूनिट होगी, क्या होगी, मीटर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स। वेग है, बात आती है किसकी, वेक्टर है तो वेक्टर लगा दो, ये औसत में तो वेक्टर नहीं लगेगा, खैर।
ठीक है, ये हो गया अपने पास क्या, वेग, तात्क्षणिक वेग, किसी एक क्षण पर, किसी एक क्षण पर, किसी क्षण के लिए है ये। ठीक है, बात आती है किसकी, एसिलेरेशन की, किसकी, एसिलेरेशन की, त्वरण की। त्वरण पहले से जानते हो, इसलिए ज्यादा इस पर डीप में नहीं जाएंगे हम। ठीक है, ये हो गया, तो एसिलेरेशन क्या हो जाएगा, dv ओवर dt, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डी स्क्वायर आर वेक्टर ओवर डी टी स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना इसको। देखो, अरे यार, चलो दोबारा बता देते हैं। देखो कैसे लिखा है इसको, यहाँ पर डी ओवर डी टी तो है ही, यहाँ पर डी ओवर डी टी तो है ही, और ब्रैकेट में v की जगह पर क्या लिख दिया, डी आर। अब आ गया, चलो तो ये क्या हो गया अपने पास, डी स्क्वायर आर वेक्टर ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, एसिलेरेशन है, एसिलेरेशन है, त्वरण है, क्या है, त्वरण है p का, किसका, p का त्वरण, o के सापेक्ष, o के सापेक्ष। तो ये सारी चीजें जो हमने कैलकुलेट की हैं, ये सारी चीजें हमने जो लिखी हैं, ये जितना भी एसिलेरेशन लिखा है, वेग लिखा है, जो आप पहले से जानते हो, ये इसमें हम अपन बताना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं, आती है लाइन, अरे कहना क्या चाहते हो, तो अपन कहना ये चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं भाई साहब, कि ये सारी बातें जो हो रही हैं, ये सारी जो बातें हो रही हैं, ये किसके सापेक्ष हो रही हैं, इस आदमी के सापेक्ष। तो ये है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ये सारी बातें बता रहा है, ना कि अपन बता रहे हैं। ये सारी बातें कौन बता रहा है, ये आदमी जो इस पॉइंट पर बैठा है वो बता रहा है। इसको बोलते हैं अपन क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र। क्या, निर्देश तंत्र। ये सारी बातें किसने बताई, इस निर्देश तंत्र ने बताई है, और इसका नाम क्या था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आगे चल के अपन स्फेरिकल भी पढ़ेंगे, और उसके अलावा अपन सिलेंड्रिकल भी पढ़ेंगे, बहुत सारे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो अपने पास यहाँ पर ये छोटा सा है, तो इसको अपन ने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, चलो भाई साहब, अब अपने पास जो बात आती है वो आती है कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये होते कितने टाइप के हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये 2 टाइप के होते हैं, जिनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 2 टाइप कौन कौन सी होती है, एक तो होती है इनर्शियल, और एक होता है क्या, नॉन इनर्शियल। इसको बोलते हैं अपन जड़त्वीय है, और इसको बोलते हैं अपन क्या, अजड़त्वीय है, निर्देश तंत्र। ठीक है, निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, एक तो जड़त्वीय होता है और एक अजड़त्वीय होता है। इन दोनों के बारे में हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो होगा कंप्लीट। ठीक है, तब तक के लिए आप ये जो चीजें, बेसिक चीजें हैं, आपको अभी अपन जीरो से चल रहे हैं, केवल बिल्कुल जीरो से। ठीक है, अगर मैं आपको अभी सारी चीजें बड़े बड़े विस्तार से बता दें तो आपको परेशानी होगी थोड़ी चीजों को समझने में। बिल्कुल अपन 11 से उठ रहे हैं, अभी 11 से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बीएससी में घुसेंगे। अभी अपन देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आ गए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इस पर आ गए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने बीएससी का टॉपिक है, तो इसमें अपन घुस चुके हैं। अभी धीरे धीरे इसके बारे में अपन जानेंगे कि किस प्रकार से अपन का जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, और किस प्रकार से अपना नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्क करता है। ठीक है, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।